डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 2 इसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बात समझ आ रही है? तो इसके जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स अर्ली प्रॉब्लम्स, तो पाकिस्तान के जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन was the last viceroy of the subcontinent, and Quaid-e-Azam plead to the British Parliament that the judges and barristers of the Privy Council were must appointed for the partition plan and boundary commissioner. So the Parliament rejected the suggestion of Quaid-e-Azam Rahmatullah alayh, and they appointed Cyril Radcliffe. And the Cyril Radcliffe, he was a man who didn't come in the subcontinent before his appointment, so he didn't know about the locality of the different area where the Muslim are majority or the Hindus are majority or minority. He didn't know about the location and locality of the subcontinent in the any part of the subcontinent actually. So अगर कोई इंसान पहली दफ़ा आता है तो ही नीड सम कोऑर्डिनेशन, और वो कोऑर्डिनेशन क्या था? वो कोऑर्डिनेशन जो था, उस कोऑर्डिनेशन में उनको फिर गांधी की, नेहरू की, लॉर्ड माउंटबेटन की मदद की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने 3 जून के मंसूबे के तहत फिर क्या हुआ कि पार्टीशन प्लान, अब पार्टीशन प्लान में सबसे पहले हम लोग कायद-ए-आज़म का मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रिवी काउंसिल के जो बैरिस्टर्स हैं, जजेस हैं, ठीक है, दे शुड बी अपॉइंटेड एज अ बाउंड्री कमिश्नर इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उनकी बात पर कान नहीं धरा गया और एक ऐसे इंसान को सब कॉन्टिनेंट में भेज दिया गया जिसको ना इलाकों का अंदाज़ा था और ना इलाकों में रहने वाले लोगों का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि वो कौन से लोग हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप लोगों ने पहले तो मसाइल और भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ट्रांसफ़र का मसला था, मुहाजिरीन जा रहे थे, हिंदू जो रिफ्यूजीज़ है वो इंडिया की तरफ जा रहे थे। तो इस माइग्रेशन के दौरान भी इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश इस तरीके से की है कि हम लोगों ने इंडिया से, जब हमारे मुसलमान यहाँ पर माइग्रेट करके आए तो डेफिनेटली वो तादाद में ज़्यादा थे, यानी कि 6.5 मिलियन मुस्लिम्स। कितने? अर्ली प्रॉब्लम्स में देखें यहाँ पर 6.5 मिलियन मुस्लिम्स, जो कि तकरीबन 65 लाख बनते हैं। 65 लाख मुसलमानों ने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया और 5.5 मिलियन हिंदूज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो कि तकरीबन 55 लाख था। तो यहाँ पर देखें जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, वो तकरीबन 10 लाख का है। तो 10 लाख इजाफी मुसलमान पाकिस्तान में आ गए, ठीक है। इसके अलावा जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का हवाला था उसमें 1000 मिलियन, ठीक है, 4 करोड़ टोटल, 4 अरब सॉरी टोटल जो एसेट थे, फाइनेंशियल एसेट्स, वो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, ठीक है। और पॉपुलेशन बेस्ड अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान को
जो है वो 1 अरब रुपया मिलना था, जिसको इंडिया ने पहले तो कहा कि हम लोग इनको देंगे ही नहीं। बाद में वो तकरीबन 75 करोड़ पर माने, यानी कि 1 अरब मिलना था, 75 करोड़ पर माने, जिस पर यानी कि 200 मिलियन पहले इनको मिला, यानी कि 20 करोड़ पहले दिया, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में आए। 20 करोड़ पहले मिला, 50 करोड़ बाद में मिला, 5 करोड़ ठीक है अभी तक नहीं मिला, यानी कि पहले 200 मिलियन, फिर उसके बाद 500 मिलियन। 500 मिलियन भी गांधी के कहने पर, और अकील लेक ने इसके ऊपर रिपोर्ट ये लिखी थी अपनी कि हिंदू मिनिस्टर्स एंड द हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क बने। बात समझ आ रही है? तो पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क होते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के माबैन जो फर्स्ट वॉर हुई वो 1948 में ही कश्मीर के महाज पर हुई, और वो रेड क्लिफ की जो इनजस्टिसेस हैं, जो रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ हैं, वो उसी पर ही डिपेंड करती है कि रेड क्लिफ ने कुछ ऐसे इलाके, दोज वर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, दे वर इंक्लूडेड इन द इंडियन अवार्ड लिस्ट। के आप अवार्ड लिस्ट अनाउंस्ड, अवार्ड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हुई 8 अगस्त को, यानी कि 8 अगस्त 1947 को ये अवार्ड मुकम्मल हो गया था, जिसको इन्होंने अनाउंस किया 17 अगस्त को। तो ये जो यहाँ पर 8-9 दिन का फ़र्क आप देख रहे हैं, इन 8-9 दिनों के दौरान ही जो इलाकों की ट्रांसफ़र का काम था, जो इनजस्टिसेस हुए, वो इन्हीं दिनों के दरमियान हुए। और इसमें मैंने आपको शायद कैबिनेट मिशन प्लान और 3 जून प्लान में ये डिक्लेयर किया था कि जस्टिस मुनीर जो थे, ठीक है, जस्टिस मुनीर अहमद, जस्टिस मुनीर जो थे, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि जो ट्रांसफ़र हुई वो इसी दौरान हुई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि ये जो 8-9 दिन हैं, और इन 8-9 दिनों में क्या, आप एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है हिंदुओं में। आप जैसे कृप लालानी जो थे, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद, अब वो कलकत्ता में स्पीच कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमने बरतानवी हुकूमत से ये कहा था कि अगर वो हमें कलकत्ता नहीं देंगे तो हम हिंदुस्तान भी नहीं लेंगे। तो लिहाजा हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो किसी ना किसी तरीके से इस मसले को हल कर दें। चुनाचे ये अवार्ड जो अनाउंस हुई वो 16, अब कुछ बुक में 17 अगस्त लिखा हुआ है, लेकिन 16 अगस्त की इवनिंग को, शाम को ये अवार्ड अनाउंस होता है। और अवार्ड अनाउंस जब होता है तो उसमें कायदे आज़म कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ वादा किया है कि हम लोग उनके हर फैसले को बहुत अच्छे तरीके से इम्पोज करेंगे अपने ऊपर। तो यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि अब जो कुछ हमारे हिस्से में आ गया है, हम लोगों ने उसी को ही इस्तेमाल करना है और साबित करना है, बाकी जो मामलात होंगे वो बाद में हम लोग देख लेंगे। समझ आ रही है? तो इन जस्टिसेस का जो दौर था, ये प्रीवी काउंसिल, फिर उसके बाद हम लोग अगर नहरी पानी की तरफ आएँ तो नहरी पानी का जो निज़ाम था, अब पानी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आए। शुरू में पानी का मसला भी पैदा हुआ, यानी कि पानी रोक लिया गया। जब मानसून शुरू हुई तो फिर पानी छोड़ दिया गया, जिससे पंजाब, क्योंकि पंजाब का मतलब होता है 5 पानी, ठीक है, 5 दरियाओं की सरजमीन, जिसमें कौन कौन से दरिया हैं? इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, सतलज है और रावी है, ठीक है। अब ये इन्होंने दरियाओं के पानी, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम के तमाम दरिया, क्योंकि हमारे बहुत से ईस्ट एरियाज़ जो हैं और कुछ नॉर्दर्न एरियाज़, ईस्ट की जो पट्टी जाके नॉर्थ में मिलती है, तो बहुत से दरिया हमारे, झेलम रिवर है, रावी है, सतलज
ये दरिया सारे इंडिया से। आप 1960 में वर्ल्ड बैंक के कॉर्पोरेशन के साथ एक मुआहदा हुआ था जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, सिंतास का मुआहदा इसे कहते हैं। इस मुआहदे के तहत 3 ईस्टर्न रिवर यानी कि कौन कौन से, ब्यास है, रावी और सतलज है, वो इंडिया को दे दिए गए, और चनाब रिवर और दरियाए सिंध, इंडस रिवर, चनाब, झेलम और इंडस, ये 3 दरिया जो वेस्टर्न रिवर हैं, ये पाकिस्तान को दे दिए गए। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के ऊपर ही एक और मुआहदा हुआ था जिस मुआहदे को कहते हैं क्रीक लाइन। ठीक है, इट वाज साइन इन मुशर्रफ एरा, ये मुशर्रफ के दौर में साइन हुआ, और ये अरेबियन सी के ऊपर एक लाइन खींची गई। ठीक है, अरेबियन सी के ऊपर एक लाइन खींची गई। इंडिया में काठियावाड़ और पाकिस्तान में जो रन कुछ का इलाका है, इसके ऊपर एक लाइन खींची गई जो 596 किलोमीटर है। ये मुशर्रफ दौर में, जब शौकत अजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट डेट और ईयर, लेकिन ये क्रीक लाइन इसे कहते हैं, क्रीक लाइन इस मुआहदे को कहते हैं। अब क्रीक लाइन साइन हुआ अब, और इसके तहत ये यानी कि 596 किलोमीटर की लाइन थी। इसमें जो एरिया काठियावाड़ की तरफ था वो इंडिया के हिस्से में, जो इधर रनकुच की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक क्रीक लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब मैंने रेफ्यूजीज़ के बारे में भी बात कर ली। बहुत से इलाके ऐसे जो पाकिस्तान के हिस्से में आते थे, जिसमें फ़िरोज़पुर का इलाका था, नदिया का था, ज़रा का था, फजले का इलाका था, कलकत्ता के लोग भी चाहते थे, क्योंकि कलकत्ता में 60% अछूत थे। ठीक है, अछूत वर द नॉन हिंदूज़, वो नॉन हिंदूज़ थे, यानी कि वो किसी हिंदू कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो माइनॉरिटी थे। तो माइनॉरिटी का तो ये था ना कि प्रिंसली स्टेट्स भी थे, तो उनका ये था कि अगर वो किसी भी मुल्क के साथ ज्वाइन करना चाहें, जो इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक्ट डिक्लेयर किया गया, और 3 जून प्लान में भी ये चीज़ बताई गई कि बाद में देखा जाएगा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे बाद में देखें KPK बलूचिस्तान में रेफरेंडम हुए, इसके अलावा सेलत में भी रेफरेंडम हुए, उन्होंने पाकिस्तान को बाद में ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से ये एरिया भी पाकिस्तान के हिस्से में आना है। चुनाचे वहाँ के निज़ाम जो थे, जो वहाँ के सरबराह थे, वो भी यही चाहते थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, उन्होंने उनका ताक़ुब किया, उनको भगाया। और कुछ जो माइग्रेशन में ये 10 लाख का जो अमाउंट आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए भी ज़्यादा है कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे, दोज आर इन मुस्लिम मेजॉरिटी, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे, तो मुसलमानों को जानबूझ के निकाला गया ताकि वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में आ जाएं और हिंदू मेजॉरिटी में हों, एंड दीज एरियाज़ वर इंक्लूडेड इन द इंडियन अवार्ड, तो वो इंडियन टेरिटरी में शामिल हो जाएं। ये भी एक रीज़न था इसका। तो हम लोग इसके अलावा असासों की एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मसला कश्मीर इशू जो है, फिर उसके हल के लिए जो कोशिशें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से अगर देख लें, तो अर्ली स्टेज के ऊपर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को क्रिएट किया, जिसके जो स्पीकर थे, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, ही वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन, और 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल पहली दस्तूर सार असम्बली बनी, जो बाद में नंबर्स क्रिएट करके 79 यानी कि 10 मेंबर्स को और बढ़ा दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू में उलमाए किराम की तरफ से एतराज़ात आए कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग 1935 का इसलिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कायद-ए-आज़म को रिगार्ड किया, कायद-ए-आज़म ने उनको मनाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। अभी हम लोग क्योंकि बरतानवी हुकूमत के साथ एक मुआहदा कर चुके हैं, तो हम लोग उस मुआहदे को विड्रॉ नहीं करेंगे।
चुनाचे उन्होंने कन्विंस किया, वो हो गए। बट आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1949 में करारदाद मकासद, जिसको ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहा जाता है, वो पाकिस्तान के पहले आइन के तौर पे इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का फिर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो भी बहुत सीधी सादी है, बहुत स्ट्रेट फारवर्ड कायद आज़म की जो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयर की वो बहुत अच्छी है। चुनाचे सियासी रहनुमाओं के साथ, सिविल मुलाजमीन के साथ जहाँ जहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मौका मिला, स्टूडेंट्स के जो उनके विज़िट हुए तो स्टूडेंट्स को भी उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर, एक तो बहुत मशहूर जो 31 अक्टूबर 1947 को उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ खिताब करते हुए ये इरशाद फरमाया था कि पाकिस्तान को अपने जवानों पे बिलखुसूस तालबा पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ठीक है, जो आजमाइश और ज़रूरत के वक्त हमेशा पहली सफ़ में रहे हैं। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। आप मुस्तकबिल के मेमार हैं, इसलिए जो मुश्किल काम सर पे आन पड़ा है इसे अंजाम देने के लिए अपनी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें और मुनासिब तालीम और मुनासिब तरबियत हासिल कीजिए। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि नौजवान दोस्तों, मैं आप ही को पाकिस्तान का हकीकी मेमार समझता हूँ, जो उन्होंने 21 मार्च 1941 को ढाका में फरमाया था। उन्होंने कहा, ये तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद पहला जो कोटेशन ये पहले उन्होंने कहा था, आप अपनी बारी पर क्या कुछ कर दिखाते हैं। इस तरह रहिए कि आपको कोई गुमराह ना कर सके और आपको कोई गलत तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। अपनी सफ़ों में मुकम्मल एतमाद, इत्तेहाद, इस्तेहकाम पैदा कीजिए। एक मिसाल कायम कर दीजिए कि नौजवान क्या कुछ कर सकते हैं, आपका असल काम होना चाहिए। आप अपनी ज़ात से वफ़ादारी, अपने मुल्क से वफ़ादारी और अपने मुताले पर तवज्जो, ये कायद आज़म के वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने तालबा को कहे, जो उन्होंने तालबा मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर तालबा को उन्होंने मोटिवेट करते हुए, इनकरेज करते हुए तालिब इल्मों को, तलबा को उन्होंने डिक्लेयर किया। बात समझ आ रही है? तो आप देखें, एक तरफ कायद आज़म पाकिस्तान बनाने की बात, दूसरी तरफ जो है वो जब पाकिस्तान बन जाता है तो नेशनलिज़म पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और नेशनलिज़म पर ज़ोर देते हुए वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, एक जगह पर उन्होंने इरशाद करते हुए ये फरमाया कि यू डोंट बिलोंग विद द, ठीक है, आप रूलिंग फैमिली, यू डोंट बिलोंग विद द रूलिंग फैमिली, आप किसी भी हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि यू आर द सर्वेंट, आप एक खादिम हैं। क्या कि आप कौम के खादिम हैं, आप किसी हुक्मरान कबीले से या किसी हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप ग़ुलाम हैं, इस कौम के ग़ुलाम हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि उन लोगों की मदद करें जिनको इंडिया से सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि वो मुसलमान हैं। यानी कि कायद आज़म के ये अल्फाज जो हैं ये इस बात का इशारा करते हैं कि वो लोग, वो तमाम लोग जो माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, ठीक है, एंड दे आर सेटलिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इन्होंने प्रोविंशलिज़म को ख़त्म करने की, यानी कि जो हमारे अंदर सूबाइयत परस्ती है उसको ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, सिविल सर्वेंट्स को दिया कि आप अपना जो काम है, काम काज, उसमें आप कोशिश करें कि नेशनलिज़म पर, एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सिंधी, बलोची, बंगाली और पंजाबी कहलाने से बेहतर होगा कि मुझे कोई पाकिस्तानी कहे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान एक्ट लाइक पाकिस्तानी, पाकिस्तान एक पाकिस्तानी के तौर पे अपने आप को ज़ाहिर करें बेटा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने आज इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इंशाल्लाह इसका कर दिया है। तो कोशिश करना है आपने कि इनको, और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, उनको एज इट इज़ करना है। इंशाल्लाह मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन टिक करवाऊंगा अगले 1-2 लेक्चर्स के दौरान। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।